अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ओरिजिन, उसके कंपोनेंट्स, उसका ओरिजिन, ये तमाम के तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमारा टॉपिक है सस्टेन द मुस्लिम एफर्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि मुस्लिम एफर्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट क्या है, उन एफर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है एनुअल एग्ज़ाम में, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जिस तरीके से लिखवाऊंगा आपने एज इट इज़ उसको उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि इसमें जो मेजर पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो अगर एनुअल एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर उनमें से एक भी पॉइंट, एक भी हेडिंग अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लेट सपोज आता है, तो उस हेडिंग को आपने उस हेडिंग में वो तमाम के तमाम पॉइंट्स को शामिल करना है जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाने हैं। वो बुक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन बुक में तो वो पूरे सेंटेंस की तौर पर लिखे हुए होते हैं, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रख के शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। यानी कि बात मिक्सअप हो गई, यानी अगर हेडिंग आती है तो फिर भी ये पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस हेडिंग में ये पॉइंट एज इट इज़ लिखने हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेंडेंसी की, ठीक है? एसेंडेंसी और ब्रिटिश रूल। इसको उर्दू में कहते हैं बरतानवी हुकूमत का नफाज। यानी 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई, उसके बाद 1858 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1857 में। ब्रिटिश राज सब कॉन्टिनेंट में कब आया? 1858 में। द ब्रिटिश वॉज टोटली ऑक्युपाइड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक तकरीबन 800-850 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस डेवलप क्यों नहीं हुए? उसकी वजह क्या थी कि दोनों मज़हब आपस में मजहबी तौर पे आज़ाद थे, सोशली आज़ाद थे, इकनॉमिकली आज़ाद थे, कोई बंदिश नहीं थी। तो क्या वजह हुई कि मुसलमानों ने अलग वतन बनाने के बारे में सोचा? 800-850 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है। क्यों उनको ज़रूरत पेश नहीं आई? क्योंकि जब भी किसी कौम के मज़हब पर या किसी कौम के इकनॉमिकल कंडीशन पर या सोशल स्ट्रक्चर को हिट किया जाता है तो डेफिनेटली उसको भी होश आता है कि मैंने किस तरीके से अपने मज़हब को, अपने सोशल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। तो सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि बरतानवी हुकूमत का नफाज, यानी कि ब्रिटिश रूल जब इम्पोज हुआ सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो उनका तरीक़ेकार ये होता था कि एक वाइस राय जो है वो बरतानिया से सब कॉन्टिनेंट में आता था, आकर सब कॉन्टिनेंट में होने वाले जितनी भी पेशरफ्त है उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश असम्बली को वो यहाँ से प्रोवाइड करते थे। तो इसी पर फिर वो आइन या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे।
ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे कि कौन जब ये इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स पेश आए सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, तो उसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। इससे अगला टॉपिक हमारा जो 4th लेक्चर होगा वो वही होगा। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बरतानवी निज़ाम यानी कि बरतानवी राज जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे 1858 में मुकम्मल तौर पर बरतानवी हुकूमत का नफाज अमल में आ गया। अब इसमें जो नंबर 2 पॉइंट है वो है अलीगढ़ मूवमेंट। इसको उर्दू में कहते हैं तहरीक अलीगढ़। तहरीक अलीगढ़ जो है वो बरतानवी राज के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद और गाज़ीपुर में मदरसों को और स्कूलों की इस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि गाज़ीपुर में, मुरादाबाद में। इसके बाद आप इसमें जो पॉइंट शामिल करेंगे वो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा, उसके बाद असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद। उसके बाद 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल का क़याम। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने इसमें मेंशन करनी है, वो करनी है कि तहज़ीबुल इखलाक जो है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी अलीगढ़ मूवमेंट के सिनेरियो में पेश किया था। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। तो अलीगढ़ मूवमेंट में आपने जो चीज़ें मेंशन करी हुई, इसमें मैंने कुछ चीज़ें इजाफी लिख दी, जैसे उन्होंने जो है स्टार्ट में ये लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, मैंने आपको हवाला दे दिया कि गाज़ीपुर में उन्होंने एक मदरसा बनाया, मुरादाबाद में फिर बनाया, स्कूल और मदरसा वगैरह बनाए, फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है ये आपके बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है असबाब बगावत हिंद, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इसका ये अलीगढ़ मूवमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। और 1875 में जो अलीगढ़ में MAO के नाम से एक स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, बाद में इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और बाद में यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तौर पे इस जो है वो आगे चल के इसको अपग्रेड किया गया। अब तहज़ीबुल इखलाक जो है ये भी इस तमाम कोशिश का मकसद ये था कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान पैदा होने वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर किया जा सके। एक नंबर, दूसरा इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता कायम किया जा सके, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, ये मैंने लिखा ही नहीं है, इसके फाउंडर जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अब इनको बहुत इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत थे जिन्होंने बहुत सी अंग्रेज़ फैमिलीज़ को सिक्योर किया, उनको प्रोटेक्ट किया, तो वो इनकी बहुत कदर करते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए जो राह हमवार की आहिस्ता आहिस्ता, उसी पर चल कर, ठीक है, यानी कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी, उसका आगाज़ भी इन्हीं के एजुकेशनल इदारों से हुआ, फिर बाद में जाकर उसी में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग भी हुआ। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो
इसमें अलीगढ़ मूवमेंट में आप लोगों ने ये तमाम के तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे लिख रहे हैं, और नंबर 3 जो पॉइंट है वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट्स हैं। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट में आप लोगों ने जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि आर्य समाज एक हिंदू मूवमेंट शुरू हुई। ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई कि बेकम चैटर्जी, चंद्रा बेकम या बेकम चंद्रा चैटर्जी जो है, चंद्रा बेकम चैटर्जी, उन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था अनन्मात। ये डबल टी है, और उसमें उन्होंने एक एंथम लिखा जिसे वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम वो एंथम था जिसको सुनकर हिंदू एक्सट्रीमिज्म पर आ जाते थे और मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, उनको तकलीफ़ें देते थे। तो क्योंकि एक्सट्रीमिज्म हिंदू मज़हब में बहुत ज़्यादा है, ये भी बात काबिल गौर है कि एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं की कोशिश ये होती है कि हर चीज़ को उनके ख़्याल में हर चीज़ को एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर हासिल किया जा सकता है। यही वजह थी कि बाद में जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने एक्सट्रीमिज्म किया, यानी कि जब 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त भी हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किए। ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन थे उन पर बहुत से मुसलमानों को शहीद किया गया, बहुत से मुसलमानों से उनके जो है वो सामान छीन लिए गए और बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया गया। तो वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंडीशन में रहे, तो इसीलिए बाद में और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हुए। वो जैसे जैसे बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये अलग एक पॉइंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? पॉइंट लिखें, 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे, यानी कि जो भी गवर्नर वहाँ पर जाता था वो हमेशा ये कहता था कि इतने बहुत बड़े इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना, एंटरटेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करने हैं। और एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि जब इसको पार्टीशन किया गया तो कांग्रेस ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया था। कांग्रेस अपोज दिस पार्टीशन। उन्होंने अखंड हिंद का नारा लगाया, वो अलग बात है। एक और भी चीज़ अहम है, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो एडिशनल है कि दोबारा फिर 1911 में बंगाल मर्ज हो गया इंडिया में। उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया लेकिन वो सरवाइव ना कर सके, और सरवाइव ना करने की वजह से दोबारा एनलमेंट हो गई। एनलमेंट का मतलब होता है दोबारा इल्हाक हो जाना। क्या हो जाना? इल्हाक हो जाना। दोबारा इंडिया में बंगाल मर्ज हो गया। क्या हुआ? मर्ज हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जब 1971 में जब पाकिस्तान से बंगाल अलग हुआ तो दोबारा एनलमेंट अभी तक नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिमला डेपुटेशन। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये रखने हैं कि शिमला डेपुटेशन कब हुआ? 1906 में। ठीक है। और एक चीज़ आपने लिखनी है कि 35 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा जी, उसमें उसको हेड कौन कर रहे थे? सर आगा खान।
ठीक है जी। सर आगा खान उसको हेड कर रहे थे और अब उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाबात। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब जो वाइस राय यानी कि लॉर्ड किससे मिले, ये भी एक पॉइंट है, ये भी लिख लें कि शिमला डेपुटेशन में वो किससे मिले। शिमला डेपुटेशन में वो जाकर मिले लॉर्ड मिंटो से। कहाँ पर? शिमला में ही, इसलिए इसको शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। और आप उसका रिस्पांस क्या था ये आपने याद रखना है। उसका रिस्पांस जो था वो इनकरेजिंग था, यानी कि उसने इनको इनकरेज किया कि ठीक है आपने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया है हम उस पर गौर करेंगे। फाइनली उन्होंने इसको अप्रूव कर लिया बाद में। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो अगर हम लोग, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि बेटा इसमें आप अगर इस पॉइंट को हम लोग इनके इसको नंबर्स में डिवाइड कर लें तो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5 और 0.5 इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ये 6 मेन पॉइंट्स हैं और इनके 3 मार्क्स हैं। आप लोग इसमें से 1 या 2 पॉइंट मिस करते हैं तो आपका एनुअल एग्जाम में 1 मार्क कटता है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, क्योंकि शिमला डेपुटेशन पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आपने इस तरीके से कैटेगराइज करना है, ये याद रखना है कि ये मैंने 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ये 6 पॉइंट अपने माइंड में रख के आपने इसको एक्सप्लेन करना है, चाहे शॉर्ट में करें या लॉन्ग में करें। अगर लॉन्ग में करते हैं तो इसका 1 मार्क है, अगर शॉर्ट में करते हैं तो आपको 3 और 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग है, अगला जो हमारा मेन पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का क़याम, शिमला डेपुटेशन को उर्दू में कहते हैं शिमला वफ्द, शिमला वफ्द कहते हैं। ठीक है जी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग का क़याम, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यह कहाँ हुआ, ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बंगाल में। कब हुआ? 1906 में। किस मौके पर हुआ? ये एक पॉइंट है, आपने याद रखना है। ये हुआ था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में कि मुसलमानों ने ये सोचा कि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, तो मुसलमानों को भी अपने हकूक़ को डिफेंड करने के लिए, अपने राइट्स को डिफेंड करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो उन्होंने ढाका में 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक पॉलिटिकल पार्टी का क़याम अमल में लाया, जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यानी कि इसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं और इन 3 मेजर पॉइंट्स को अगर आप लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे और लॉन्ग में भी अगर लिखेंगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। यानी कि मैंने आपको लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट का भी मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ कि बेटा अगर आप शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन आप लिखने के लिए जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अगर शॉर्ट लिखते हैं तो आप लोग इन पॉइंट्स को माइंड में रखें कि मैंने ये 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं तब मुझे 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर यही पॉइंट आपने लॉन्ग में लिखना है तो फिर भी ये 6 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। उसमें ये है कि अगर इसमें लेट्स सपोज 8 हेडिंग्स हैं तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर इसमें 4 हेडिंग्स हैं तो फिर आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कैटेगराइज कर लें साथ साथ,
समझ आ गई है। बाकी इस टॉपिक में अगर आपको किसी चीज़ की या किसी बात की समझ ना आई हो तो कॉन्सेप्ट एकेडमी के ईमेल वेबसाइट पे या साइट पे आप ईमेल कर सकते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।